और अब खबरें तफसील से। एलजी मनोज सिन्हा ने जगती माइग्रेंट टाउनशिप में 3 रोजा शिवरात्रि फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन करने वालों की तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। इनमें पीएम पैकेज के मुलाजमीन और रिजर्व जुमरे के मुलाजमीन भी शामिल हैं। वहीं एलजी ने अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जिक्र करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और पंत चौक श्रीनगर में यात्री निवास पर 50% काम यात्रा का शुरू होने तक मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमत अमरनाथ गुफा तक सड़क बनाने पर गौर कर रही है। इसके लिए पहले ही सर्वे हो चुका है। कश्मीर संभाग में जिन साथियों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी है, मैंने पिछली बार कहा था, उन सभी के वेतन और पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के भी और अल्पसंख्यक कर्मचारियों के वेतन जारी कर दिए गए। महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए बिना किसी अंतराल के उन्हें पूरा वेतन दे दिया गया है। निर्माणाधीन आवास के जो प्रोजेक्ट हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी चिंता कर रहा हूं कि तेजी से वो परियोजनाएं पूरी हो जाएं, ताकि बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिक्कत के आप वहां रह सकें और अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर सकें। श्री अमरनाथ यात्रा आने वाले दिनों में फिर प्रारंभ होगी। इस बार जब यात्रा होगी तो श्रीनगर के पंथा चौक पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का आधा कार्यालय बनकर तैयार रहेगा। अगले साल वो पूरा हो जाएगा। उसमें 3000 श्रद्धालुओं के रुकने का प्रबंध होगा। उसमें एक रिप्लिका भी श्री अमरनाथ जी की होगी। वर्ष भर देश भर से जो लोग आएंगे उसे देख सकेंगे। भगवान शंकर का एक मंदिर भी होगा और नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए वहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। पिछले साल चंद्रकोट में एक यात्री निवास बन गया था। इस वर्ष यात्रा के पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 और यात्री निवास, एक वॉलनट फैक्ट्री के आगे और एक बालटाल में अस्थायी ढंग से बना दिए जाएं, ताकि श्रद्धालु वहां रह सकें। जम्मू में भी प्रशासन ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि दी है। आने वाले 5 महीने बाद उसका भी काम शुरू करेंगे। जो सड़क है वो पूरी तरह से बनाई जा सकती है, जिस तरह से 4 धाम यात्रा की बनी है। और पहलगांव से जो सड़क निकलती है वो पंचतरणी संगम टॉप होते हुए बालटाल तक भारत सरकार का NHIDCL उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना चुका है। मैं आश्वस्त हूं कि इस वर्ष वो सड़क स्वीकृत हो जाएगी और आने वाले 4-5 वर्षों में पूरी तरह बन करके तैयार हो जाएगी, ताकि देश भर के श्रद्धालु और जम्मू कश्मीर के लोग बाबा अमरनाथ का दर्शन कर सकें। जम्मू के नरवाल में एलजी मनोज सिन्हा ने फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया और नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के आगाज के लिए पूरे महकमे जंगलात को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि अमृतकाल में हम मजमूई तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अपने कुदरती वसाइल की हिफाजत करनी चाहिए। हमें ग्लोबल वार्मिंग के उभरते हुए खतरे को मद्देनजर रखते हुए माहौलियात के दरमियान तवाजुन कायम करना चाहिए। एलजी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फरोग देने पर जोर दिया और कहा कि हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फरोग देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खवातीन को शामिल करना चाहिए। जंगल पर मबनी माश को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए बढ़ाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और विकास को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक बनाना है और विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये बात हमें बराबर दिमाग में रखनी चाहिए। फॉरेस्ट बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्तमान 40-50 समूहों की संख्या नगण्य है। 5 लाख से ज्यादा महिलाएं आज जम्मू कश्मीर प्रशासन के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। पर्यावरण संरक्षण के सभी प्रयासों में स्थानीय लोग ओनरशिप ले सकें, इस दिशा में हम कैसे काम करेंगे, इसके लिए हमें संवाद स्थापित करना होगा। दफ्तर में बैठ करके शायद ये काम हम नहीं कर पाएंगे। ट्री प्लांटेशन विकसित हो रहे, ग्रीन एरिया की मॉनिटरिंग और वॉलंटियर्स, इन सभी प्रयासों से कैसे जुड़े, तकनीक का सहारा कैसे अधिक से अधिक लोग लें, ये प्रयास होना चाहिए। ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव से ज्यादा वॉलंटियर्स अगर हम जोड़ पाए, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में समाज के ऊपरी स्तर से लेकर निचले स्तर तक
चेतना अगर विकसित हम कर पाए तो ये बड़ा योगदान हमारा होगा। कोई न कोई योजना बना करके अलग से स्लोगन नहीं बनाना है, हमें अलग से आंदोलन नहीं शुरू करना है, बल्कि लोगों की चेतना को ही जागृत करना है ताकि पर्यावरण संरक्षण हमारी दिनचर्या का, हमारी आदत का हिस्सा बन सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल जीवन शैली दोनों के सामंजस्य से पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को हम कैसे पूरा करें, एक ऐसा इकोसिस्टम हम कैसे विकसित करें जिससे समाज और प्रकृति दोनों संपन्न हो। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। मुफ्ती ने एक बार फिर वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को कम करने की बात कही है। काबिल जिक्र है कि आज ही के दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है। कुपवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी लाखों कनाल जमीन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी कहते हैं कि हालात बेहतर हो गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद कम करे और उनसे जमीन वापस ले और उन जमीनों को अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस वक्त जो डिमोलेशन ड्राइव हो रही है, दीगर चीज़ें, तो कहा जा रहा है कि इस कश्मीर में जो है हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाने की कोशिश, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा। देखिए, जो डेमोलिशन चल रहा है ये गरीबों के घर उड़ाए जा रहे हैं और पहली बार मैं ऐसी देख रही हूँ कोई सरकार ये है जो एक गरीब को कहती है कि मैं आपका घर उड़ा के स्कूल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, पार्क्स बनाऊंगा। कभी ऐसा देखा है दुनिया में कि कोई सरकार गरीबों का घर उजाड़ के उसके बाद अस्पताल बनाती है? अभी आपके यहाँ जो गांव में अस्पताल हैं, क्या वहाँ डॉक्टर हैं? क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? पहले उन अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर दो, डॉक्टर दो, उसके बाद नए अस्पताल बनाओ। आपके पास इतनी सारी जमीन है। अभी देखिए, अगर हम तो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ नहीं हैं, मगर लाखों कनाल जमीन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। जब ये खुद कहते हैं बीजेपी वाले हालात ठीक हो गए हैं, तो हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को कम करके वो जमीन वहां से लेके वहां स्कूल बनाए, वहां अस्पताल बनाए। तो गरीबों को क्यों सताते हैं? तो ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सताने वाली बात है, उनको तंग करने वाली बात है, उनकी मईशत पे हमला हो रहा है, उनको इतना गरीब बनाने की बात है कि वो घुटनों पे आ जाए। और जो हमारा असली मसला है, मसले कश्मीर, जिसकी वजह से हमारे कब्रिस्तान भर गए हैं, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए हैं, चाहते हैं कि कश्मीरी वो मसला भूल के ये 5 किलो राशन के पीछे भागना शुरू करते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि उन्होंने कहा कि स्टेट पहले इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा दिया। आपको क्या लग रहा है कि वज़ीर दाखिला अपने वादे पे वफा कर सकते हैं? महबूब मुफ्ती के देखिए, देखना है ना हमने कि ये कह रहे थे कि जो भी हमारी जब सरकार बनेगी बीजेपी की, तो कह रहे थे कि हम हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे और कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो क्या इन्होंने इन्होंने तो नौकरियां छुड़ा ली लोगों से। आज टाउन हॉल त्राल में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने की। मीटिंग में तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की अफसरों को हिदायत दी गई ताकि इलाके में नए तामीराती काम शुरू किए जा सकें। एडीसी ने ब्लॉक दिवस प्रोग्रामों में अफसरान की शिरकत को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सेक्टर अफसर जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में है, जिनका भी ऑफिस एस्टेब्लिश है, उनसे हमने मीटिंग की है एंड हर डिपार्टमेंट से मोटा मोटा कुछ रिव्यू किया है कि क्या आपने करना चाहिए, कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड आप कैसे सर्विस दे रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स के मुझे लग रहा है कि उनसे कुछ सर्विस के लिहाज से जिनको प्रोवाइड करने डिले हो रहा है, तो उनको मैंने मौके पे हिदायत दी है कि हमें कम वक्त में तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, अपनी सर्विस बेटर देनी है लोगों को एंड लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है उस पर हमें उतर आना है। एंड साथ ही साथ जहां हमें ये यूमी ब्लॉक हुआ करते हैं उसमें पार्टिसिपेशन करें। पार्टिसिपेशन के साथ साथ जितने भी आपकी स्कीम्स हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, एंड वहाँ उनको पब्लिक को अवेयर कर दे कि लोगों को सारी चीजें पता नहीं है और जो भी स्कीम्स है उन पे इम्पैक्ट कम रह रहा है जबकि लोगों को पता ही नहीं है। तो यूमी ब्लॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं। मैगसेसे अवार्ड याफ्ता सोनम वांगचुक ने रियासत का दर्जा देने छठे शेड्यूल की मांग करते हुए कहा कि लद्दाख को सर्विस कमीशन चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लिए एक अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि लद्दाख के ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ बेहद अहम है क्योंकि वह पानी हासिल करने का अहम जरिया है।
सोनम वांगचुक ने आगे कहा कि बजट लोगों से बातचीत के बगैर बनाया गया और हाई पावर कमेटी में भी कोई बातचीत नहीं हुई। तरक्की के लिए, विकास के लिए कोई उसके खिलाफ नहीं है। बस इतना चाहते हैं कि विकास हो मगर लोगों से समन्वय के साथ हो। वो 6वें शेड्यूल में यही प्रक्रिया है कि ऑटोनमस काउंसिल से पूछे बिना आप जाके कहीं भी कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो स्थानीय लोग जो कि आदिवासी हैं यानी कि ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स, उनसे आप पूछेंगे तो क्या बुरा हम कह रहे हैं। ये कोई मतलब अगर ब्रिटिश कहें कि भारतीय लोगों से पूछ के हम करेंगे तो शायद हम उसका विरोध नहीं करते, उस बात का, हाँ शासन का करते, मगर उस बात कि अगर वो कहते पूछ के करेंगे। अब ये तो हम भारत में ही हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो भारत में ही वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ के समन्वय के साथ विकास करने की बात हो तो ऐसा किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। यही 6वां शेड्यूल है। मैं लद्दाख के पर्यावरण का और लोगों के संस्कृति का उसके लिए मेरा जीवन है, निहित है। और इसमें अगर कल मैंने 5 दिन का सांकेतिक अनशन किया तो आने वाले दिनों में अगर नहीं होता है कुछ भी, मेरी तो पूरी उम्मीद है कि जो वचन दिया था उस पर अमल होगा। नहीं हुआ तो फिर मैं 10 दिन का करूँगा, उसके बाद फिर रुकूंगा और 15 दिन का करूंगा। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। नो, इट्स नॉट अबाउट पास्ट 4 years I can't say, but for past decades what we see in Ladakh is that the glaciers are receding really fast. You have to be there, you have to see it to believe it. You know, glaciers that I used to drive over a bridge on the glaciers, not on streams, are now nowhere near. They are half a kilometer away. So they are going away, and glaciers are our lifeline. Without glaciers, life isn't possible there. Now they are not going silently. So one year there is a drought and the alternating is floods. So flash floods are happening every other years. You may remember 2010, roughly 1,000 people were lost in flash floods. But after that there have been droughts. So all this is happening because of climate change. But climate change, we often say it's because of US and Europe. But local human activities are also affecting our glaciers, and it came out in a study that was done by Kashmir University that 17 glaciers closest to the highways were melting much faster, which means that even trucks and taxis, especially diesel ones, affect our glaciers. So imagine what would happen if there is heavy mining, industries, dust and carbon, black carbon. They'll be gone in no time, and it goes for not just Ladakh, it goes for entire North India and the South Asian subcontinent. So there are two parts in my view. One is something government can do through policies, and that's the 6th schedule inclusion of Ladakh, which will restrict free for all mining and industries, etc. So there'll be some control of local people on how much to allow. Because people from outside will come only with business interests. They'll do what business makes sense. But people there, it's their home. So they'll develop it, but with some reins, some care for tomorrow. So that's all that we expect from 6th schedule. But secondly, I want to say through your medium that it's not only government that can save the Himalayas for all of us in the subcontinent. It's also all of our lifestyles. You know, it's not just Ladakh, it's people living in Bangalore, Bombay, Beijing, Paris, London, New York. How we live. If we continue to live our carefree, business as usual, carbon intensive, climate unfriendly lives, then our glaciers will be gone, and gone for all of you too. So we have to be also responsible citizens. It's not just from the Prime Minister we demand, and that's why I was trying to go to Khardungla to call, give an SOS message to the people of the world also to please live simply in your big cities so that we in the mountains may simply live. डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा में मुनक्कद अवामी राब्ता प्रोग्राम में शिरकत की। जिले के बंकुर ब्लॉक में अवामी राब्ता प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शुरका ने डीसी को अपने मसाइल से आगाह किया। डॉक्टर अवैस ने हर घर तक पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जल जीवन मिशन को सख्ती से नाफज करने पर जोर दिया।
डॉक्टर अवैस ने अवामी मसाइल को जल्द हल करने और शिकायत को दूर करने की यकीन दहानी कराई। ब्लॉक दिवस के अंदर मसाइल उठाए गए। हमारा आज का बनकोट ब्लॉक का ब्लॉक दिवस था और वाकई में एक ये दूर दराज इलाका है जहाँ पे कई तरह की दिक्कतें हैं। कई सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी हो, पावर हमारी ऑगमेंटेशन हो या जेजेएम के अंदर जो काम किए जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताया गया। उसके बावजूद भी अगर कुछ लेफ्ट ओवर एरियाज़ है उनकी प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया गया, उसको किस तरह से हम प्लान में डाल सकते हैं, उसको किस तरीके से आगे उस पर काम किया जा सकता है। और उसी के साथ साथ जो कई जगहों पे हमें दौरे करने हैं, करते रहते हैं, तो इसी ब्लॉक दिवस के बाद हमें वो एरियाज़ भी सामने आए जहाँ पे हम अभी इन्हीं दिनों में विजिट भी करेंगे और वहाँ पे जाके उन एरिया का ऑन ग्राउंड जो जायजा है वो लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके साथ कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यहां मुजाहिद आज़ादी और कबायली रहनुमा बरसा मुंडा को खराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में कबायली सकाफत, दस्तकारी, खुराक, तिजारत और रिवायती फ़न की नुमाइश की जा रही है। ये तकरीब 27 फरवरी तक जारी रहेगी। अभी मुझे मौका मिला देश की आदिवासी परंपरा की इस गौरवशाली झांकी को देखने का। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है। और इंद्रधनुष की एक और विशेषता भी है, ये अलग अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। तब भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व का मार्गदर्शन करता है। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता, हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत, विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को और आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का भारत सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। जिससे पहले दूर सुदूर समझा जाता था, अब सरकार दिल्ली से चलकर उसके पास जाती है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है। बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। कितने ही कार्यक्रमों का मैं खुद भी हिस्सा बनता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए
व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय भी है। पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का एहतजाज जम्मू में जारी है। वो जम्मू में बीजेपी दफ्तर के सामने एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों ने ऐसे मुलाजमीन की तनख्वाह वागजार न करने पर सख्त मायूसी का इजहार किया है जो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कश्मीर में ड्यूटी वापस ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। मुलाजमीन के मुतालबात पूरे न होने और खास तौर पर तनख्वाह न मिलने से ये लोग काफी मायूस नजर आए। इस मौके पर काफी जज्बाती मनाजर देखे गए। उनकी आंखें नम थीं और उनका कहना था कि शिवरात्रि मनाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं हैं। लगातार रविंद्र रैना ने भी आपसे बात की है, अभी भी आपकी उनसे बात हुई, क्या बात हुई और क्या कहेंगे? उन्होंने कहा हम आधे घंटे में आ रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि सैलरी निकल जाए और उन्होंने हॉटलाइन पे भी आगे बात की है। अपनी कोशिश तो उन्होंने पूरी की है जितनी हो सकती थी, इससे ज़्यादा उम्मीद हम भी नहीं रखते हैं। तो जितनी एक मेहनत करनी थी उन्होंने की है, उसके लिए उनका शुक्रिया। आपकी डिमांड तो वहीं रही, आपकी जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं पे रही। सर अब वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने की अपनी कोशिश जितनी कर सकते थे। अब क्या करें सर, नहीं निकलती है, एडमिनिस्ट्रेशन से ही बंद है, क्या करें। अब आप यहाँ से उठेंगे? अब बड़ा दिन है, वो तो सड़कों पे थोड़ी मनाएंगे, अब तो जाएंगे ना, घर जाएंगे। लेकिन अब यह है कि थोड़ा फीका रह गया फेस्टिवल। सैलरी नहीं आई तो क्या करेंगे। आपके चेहरे पे जो लग रहा है कि आप इमोशंस को रोक नहीं पा रहे। ये आप देख सकते हैं कि जो हालत है ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, बल्कि जितने भी यहाँ पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ खुशी की जगह, आज शिवरात्रि है लेकिन खुशी की जगह उनको अब वो आंसू जो हैं उनके छलक रहे हैं, अपना दर्द ये दिखा रहे हैं। और दर्द इसलिए है क्योंकि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसी त्रासदी से गुजर रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है, इस वजह से ये लोग आज मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एलजी साहब आज तक आँख से आँख नहीं मिला पा रहे हमारे साथ। कहीं कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हमने रिलीज कर दी, ये कर दी, वो कर दी। आँख से आँख मिला के हमारे सामने बात करो ना, हमारे को बोलो कि क्या है। आपसे बात नहीं निकल रही है, यहाँ पे आप कोई कुछ कर नहीं पा रहे हो। ना आपसे सैलरी निकल रही है, ना आपसे रिलोकेशन हो पा रही है, ना आपसे अकोमोडेशन हो पाती है, ना आपसे सिक्योरिटी हो पाती है। करे तो करे क्या सर, आप बताओ। कैसे मौत के मुंह में जाना है वहाँ पे हमारे को। जन्माष्टमी निकाल दी, शिवरात्रि, ये होली ये निकाल दी, दशहरा निकाल दिया, दिवाली निकाल दिया, करवा चौथ निकाल दिया, न्यू ईयर निकाल दिया। क्या नाम है? अभिषेक निकाल दिया। अभिषेक, क्या कहेंगे? देखिए अब एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि ज्वाइन करो तो सैलरी मिलेगी तो ही शिवरात्रि मना पाओगे, और मिलिटेंट बोल रहे हैं ज्वाइन करो तो गोली खाओगे। अब आप मुझे बताइए मैं क्या चूज़ करूं, जान को चूज़ करूं या सैलरी को चूज़ करूं। अब एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रही है कि मजबूरन मेरे को कश्मीर घाटी जाना पड़ रहा है। और जब मेरी वहाँ कल को टारगेट किलिंग हो जाएगी, तो जब टारगेट किलिंग हो जाएगी और सैलरी तो निकल जाएगी, उस पैसे का मेरे घर वाले क्या करेंगे? मेरी यहाँ घर पे शिवरात्रि मनाएंगे या मेरी शव यात्रा निकालेंगे? आपका नाम क्या? जी कंचन। आप इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है। सर इमोशंस तो है, एक बार फिर शायद से हमारी इमोशंस का कत्ल होने वाला है, ऐसा हमें प्रिटेंड हो रहा है। जैसे आज हमारे एलजी महोदय जी का विज़िट था भूटानगर और जगती में, तो वहाँ जाके उन्होंने फिर एक बार बयान दिया कि जिन लोगों ने रिज्यूम की हुई है ड्यूटीज़ उनकी सैलरीज रिलीज़ होगी। माना चलो ठीक है, आपका अपनी जगह पे स्टेटमेंट अपने तरीके से सही होगा, लेकिन सर आपने एक बार हमसे बात की, कभी आपने हमें बुलाया अपने पास? सड़क पे मिलना और कहना कि सैलरीज रिलीज़ नहीं होगी, आप जाके पहले रिज्यूम करो। सर ये क्या कोई सल्यूशन था हम जैसे लोगों के लिए? आपने कभी अपने दरवाजे खोले? बार बार मीडिया में ये बोलते रहते हो कि आप लोगों के लिए मेरे ऑफिसेज के दरवाजे हमेशा खुले। क्या आपने कभी हमें अंदर आने के लिए, उस गेट से अंदर आने तक को लिए परमिशन दी? हमेशा सिर्फ रिसिप्ट देते रहे, डेट्स पे डेट्स देते रहे, हमें ईमेल्स व्हाट्सएप्स किसी का भी रिप्लाई तक नहीं आया आज, और हमारे लिए आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते। सर कौन सी सिंपैथी आप दिखा रहे हैं हमारे लिए? हम जाके वहाँ मर जाए, बस यही कहना है आपका? तो कह दीजिए, वो भी आके सामने कह दीजिए ना, आ जाइए और जाइए, मर जाइए आप।
कह दीजिए, हम तो चाहते हैं रूबरू बात करें, हमें बुलाइए, हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे हम। जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि इनकी सैलरीज को जो है जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, और अब इनका जो दर्द वो छलक रहा है इनकी आंखों से, और ये कह रहे हैं कि ये अगर यही स्थिति रही तो ये जो शिवरात्रि है इस बार की, ये ब्लैक में चली जाएगी। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर चेयरमैन जम्मू कश्मीर राब्ता कमेटी और साबिक वजीर हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में नेशनल पैंथर्स पार्टी से दोबारा जुड़ेंगे और पार्टी को नए सिरे से मजबूत करेंगे। लोगों ने मुझे ये कहा, लोगों से मैंने पूछा, अलग अलग खित्तों से, अलग अलग जिलों से, किस तरीके से हम लोगों के हक को महफूज रख सकते हैं, किस तरीके से उनके हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। लोगों का एक ही कहना था कि पैंथर्स पार्टी एक ऐसी आवाज थी जो लोगों के लिए खड़ी होती थी, और आप बुलंद आवाज में जब बात करते थे तो सरकार जो है वो हिलती थी, और सरकार को लगता था कि जो एक अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, उसके ऊपर एक रिव्यू भी किया जाता था। लोगों का यह मानना है कि अगर पैंथर्स पार्टी को रिवाइव किया जाए, जब लोगों से मैंने पूछा क्या हल हो सकता है इसका, लोग यही कहते हैं कि पैंथर्स पार्टी को खड़ा कीजिए, इसी को जिंदा कीजिए, यही पार्टी लड़ेगी, वोट जितने भी मिलते हो उसके ऊपर। अगर आपको वोट चाहिए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको गरीब और मजदूर किसानों की लड़ाई लड़नी है, युवाओं की लड़ाई लड़नी है, तो इस प्लेटफॉर्म को मजबूत कीजिए। इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी मर्जी से बात कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बोलने से कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं लगा सकता है, कोई डिक्टेशन लेने की आपको जरूरत नहीं होगी कि किस मुद्दे के ऊपर आपको बात करनी है। गरीब की बात करने के लिए, मजदूर की बात करने के लिए, किसान की बात करने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हमारे तमाम साथियों ने इसके ऊपर चर्चा की है, और यही मानना है कि हमें पैंथर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की ही जरूरत है। 13 साल गुजर जाने के बाद भी मेंढड़ के डहरी बहरा में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इमारत की तामीर अधूरी है। स्कूल में कम से कम 90 तलबा ज़ेर तालीम है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि उनके पास ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए उन्हें 2 कमरों में बहुत सी क्लासेस मुनक्किद करनी पड़ती है। कम से कम 3 साल से जो है 4 साल से इस पर लेंटर नहीं पड़ा। बाकी जो पैसा सरकार ने दिया था 9 लाख इस बिल्डिंग के लिए, कुछ पैसा खर्च दिया था और कुछ पैसा जो बकाया बचता था गवर्नरी राज आने पर वो पैसा सरकार ने वापस कर दिया। मेरी ये इसमें डिमांड रहेगी कि जल्द अज जल्द जो है इस बिल्डिंग के लिए और 2 कमरे अलग से उनकी रिपेयरिंग के लिए सरकार पैसा दे, ताकि यहाँ पर स्कूल अच्छे तरीके से चल सके। स्कूल में यहाँ पर कम से कम 90 से 100 के करीब यहाँ पर बच्चे हैं, और ये स्कूल 8वीं तक 8 क्लासें हैं, तो कम से कम 2 कमरों में 4-4 क्लासें बैठती हैं, और वहाँ तो अंदर जाने के लिए किसी दूसरे फर्द भी नहीं अंदर जा सकता, इतनी मतलब भीड़ हो सकती है। इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, और यहाँ हमको ग्राउंड में खेलने की जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, और रोड में हम खेलते हैं। अगर कोई गाड़ी के नीचे आ गया, और ये जमार कुंड है, ताकि जल्द स्कूल पर लेंटर डाला जाए ताकि हम अंदर बैठकर पढ़ा जा सके। तो यहाँ ये डेरी बेरा स्कूल है, इसमें कंडीशन आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लेंटर भी नहीं डाला है, और दूसरे नंबर इसके जो ग्राउंड के लिए भी बिल्कुल जगह इधर बहुत है, मगर यहाँ ग्राउंड भी नहीं बना है। तो बच्चे जो हैं वो 2 कमरे में 8 क्लास बैठ के गुजारा करती हैं यहाँ पर। तो आज के दौर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इनका ये ग्राउंड का जो मामला ये भी हल किया जाए, तो ताकि खेल कूद भी सकें। और दूसरे नंबर ये जो 3 कमरे ऑलरेडी यहाँ पर हैं, अगर ना हो तो वो बात अलग है, तो इसको कंप्लीट किया जाए ताकि 1-2 क्लास कम अज कम बैठकर तो पढ़ाई कर सके। देखो आप 8 क्लास है 2 कमरे में, उसको किसको समझ चले कि 8वीं वाले को क्या पढ़ाया है और कायदे वाले को क्या पढ़ाया है। इसलिए आप ये हमारी ये अपील है आपसे कि इनको जो ये बिल्डिंग है ये भी कंप्लीट की जाए, और इनके ये यहाँ सामने ही रोड है, साथ में रोड के बीच अगर कोई बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया तो ये जिम्मेदारी भी तो गवर्नमेंट की बनती है ना। इसलिए इनको ग्राउंड पर भी जो है ग्राउंड का भी मसला हल किया जाए, किसी फंडिंग से पैसा रख के, और ये जो इसका लेंटर भी जल्द से जल्द डाला जाए ताकि बच्चे अंदर बैठ के
इस सर्दी में अंदर बैठ के अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। ये एक स्कूल तो ये MS बेहरा में है, मिडिल स्कूल बेहरा डेरी करके है। तो उसमें ये 2010 में कहीं सैंक्शन SSA के अंडर आई थी और उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी अलॉट हुआ था। तो वो कुछ वॉल लेवल तक इनके 3 रूम्स की कंस्ट्रक्शन हुई भी है, वॉल लेवल तक हुआ है। उसके बाद SSA की कहीं क्लोज हो गया, अकाउंट सीज हो गया। उसके बाद समग्रा आ गया। तो समग्रा में अभी तक इन्होंने मैंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने समग्रा में इसको प्रोजेक्ट किया है, DPR बना के भेजी है, अबोंडेंट बिल्डिंग्स। इस तरह की जो मुझे पता चला कि डिस्ट्रिक्ट में 168 इस तरह के अबोंडेंट बिल्डिंग पड़ी हैं जिनका काम लगा था और अधूरा रह गया है। इनके DPRs ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भेज दिए गए हैं। जो ही अप्रूवल आता है ऊपर से तो इसका काम दोबारा से लगा दिया जाएगा।